हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी यार। एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे बच्चों की भैया आप ही कराएं, पुराने सर वापस लाओ या कुछ भी, मतलब आपको मेरे फ्लो के साथ बहुत मजा आ गया था। तो मैंने कहा क्यों ना, चलो बच्चों आपकी जो आपने कह दिया वो हम करेंगे भाई। हमारे तो डीसी लाइन ब्रांड का मतलब ही यही है, जो बच्चों ने कह दिया भैया वो करना है। तो लो जी, आपके साथ प्रकट हैं दोबारा से आपको पढ़ाने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसी के साथ यार शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को। बहुत ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो पर आते हैं और ध्यान से समझते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। चलो शुरू करते हैं। बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो इसको समझने से पहले जितने भी मेरे बच्चे हैं उनको क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आपने नहीं पढ़ा है, उसके बेसिक्स आपको नहीं आते हैं, तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिस्क्लेमर है बेटा कि प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थोड़े बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो आपके लिए मैंने क्या करा है, मैंने थोड़े से बेसिक्स उठाए हैं। ये तो चलो टॉपिक्स हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपके लिए ना मैंने कुछ बेसिक्स उठाए हैं प्रोबेबिलिटी के, कि होता क्या है प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा मैं टच करूंगा बेसिक्स पे 5-10 मिनट। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे ताकि बहुत अच्छे से मेरे सारे बच्चों को समझ में आए। तो बेटा बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। पहली बात, प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना क्यों है? तो हम लोग क्यूरियस इंसान हैं, हम लोगों को यह समझना है कि यार संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलो सिक्का उछालते हैं, हेड्स आएगा टेल्स आएगा, दो ही ऑप्शन है, कितनी संभावना है, हेड्स आएगा, कितनी संभावना है टेल आएगा, दो सिक्के उछालते हैं। तो संभावनाओं की पढ़ाई को बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। ये मेरे सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटीज को लेके। एक बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा ना कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, जो आपका डिजायर्ड आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो आपको पता है। उसके बाद देखो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं जो आपको मिलेंगी और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो हम करें तो हमें यह तो नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्का उछालने की हम लोग अगर बात करते हैं तो हमें यह तो नहीं पता कि सिक्का उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि सिक्का उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है और कुछ भी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो कॉइन जो है वो फेयर है। फेयर का मतलब कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा है, दोनों तरफ हेड नहीं चिपकाया है, समझ रहे हैं? तो हमारी पढ़ाई सारी फेयर चीजों पर चलती है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हो गया डाइस का। अब डाइस अगर आप रोल करें तो मुझे नहीं पता 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 क्या आएगा, आई डोंट नो। ऑल आई नो इज कि इनमें से ही आएगा। तो वही मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें अनसर्टेन आउटकम हो बट पॉसिबल रिजल्ट हमें पता हो, जैसे कॉइन टॉस करना, डाई रोल करना और कार्ड को ड्रॉ करना। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका सैंपल स्पेस का, ठीक है। फटाफट समझेंगे क्या होता है सैंपल स्पेस। भाई जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसके सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या मतलब हो गया? डाइस की बात करते हैं। डाइस अगर मैं रोल करूं बच्चों, एक डाइस अगर मैं ऐसे ऐसे करके रोल करूं टेबल पे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। जायज है जी। अगर मैं इसका एक सेट बना दूं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, तो वो मेरा क्या हो गया? सेट, सैंपल स्पेस हो गया उस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। नाम अजीब सा लगता है बच्चों को, सैंपल स्पेस, कौन सी स्पेस, कौन से अंतरिक्ष में पहुंच गए? बेटा टेक्निकल टर्म्स है, बस समझ आना चाहिए, ठीक है। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या मतलब हो गया कहने का? अब मैंने डाई रोल करी थी, है ना, डाइस पे ही बात कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। इवेंट क्या हो गया? इवेंट होता है बच्चों एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आउटकम्स, यानी कि क्या हो गया? अब मैं आपको बोलूं कि डाई रोल करने पर जो आपके इवन आउटकम्स हैं वो बता दो, तो इवन क्या हो सकता है? 2 4 6। तो क्या ये एक सबसेट हो गया सैंपल स्पेस का? सैंपल स्पेस तो सारे ही आउटकम्स हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई और आउटकम्स को एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो जो कंडीशन है ना मेरा, वो एक इवेंट है। एक्सपेरिमेंट तो डाई को रोल करना है, लेकिन डाई को रोल करने पर इवन नंबर्स के बारे में जब मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो दैट इज एन इवेंट।
ठीक है, सबसेट हो गया सैंपल स्पेस का। सिमिलरली 135 कुड बी अ सबसेट की ऑर्डर वाले जो हमारे आउटकम्स है उसको लिख लिया, वो भी सबसेट हो गया। तो इवेंट बेसिकली सैंपल स्पेस में से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम चीजें देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट। बहुत ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है, बस सुनते जाओ। बेसिक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस कहानी सुन लो कि कहीं लिखा है तो कंफ्यूजन ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई के बराबर। सेट थ्योरी से आता है ना। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो सारे इवेंट्स होते हैं बच्चों जिनका यूनियन मिलाकर हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। जैसे कि डाई के केस में इवन आउटकम्स और ऑड आउटकम्स जो हैं वो आपस में दो इवेंट्स क्या हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्योंकि 135 और 246 को जोड़कर मेरा पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है अगला? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा तेज चल रहा हूं आई नो, बट बेटा ये पूरी 11वीं कक्षा है, इसमें समय जाया नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट्स जिनका आपस में कोई भी रिश्ता ना हो। अब इसको एक एग्जांपल के तरह से समझो। मेरे पास बेटा दो सफेद शर्ट हैं और एक ब्लू शर्ट है, ठीक है, और वो एक बैग में रखी है। मैंने ना हाथ डाला उस बैग में और कोई एक शर्ट निकाली, ठीक है, ये मेरा पहला इवेंट है। मान लीजिए वो आ गई सफेद। अब अगर मैं उस सफेद शर्ट को वापस से बैग में डाल दूं और दूसरी बार निकालूं, तो दूसरी बार का जो आउटकम है क्या वो पहले वाले पर निर्भर है? नहीं, क्योंकि सर आपने बोला कि आपने वापस डाल दी तो बैग तो पुराने जैसा हो गया। यानी कि जब आप अगली बार डाल के निकाल रहे हैं बैग में से शर्ट, तो वो एक नया आउटकम होगा, पुराने वाले पे कोई निर्भरता नहीं है। लेकिन बेटा मैंने बोला अगर मैं सफेद शर्ट जो मैंने पहले वाले में निकाल दी और साइड में रख दी, अब बैग में कितनी शर्ट्स बची? दो। तो अब सफेद और नीले की जो संभावना है मेरे हाथ में आने की, क्या वो बढ़ जाती है? क्या पुराने वाली जो शर्ट निकाल कर रखी, क्या उससे अगले पर फर्क आ गया? क्या कोई इंपैक्ट आ गया? जी हां, आ गया। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो इवेंट हो गए दो, ये डिपेंडेंट इवेंट है अगर मैं शर्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, यानी कि बैग में नहीं डाल रहा हूं। अगर मैं उसको बैग में डाल देता हूं वापस, यानी कि मेरी दो शर्ट्स थी व्हाइट और एक थी ब्लू, अगर मैंने फर्स्ट इवेंट में एक शर्ट कोई भी उठाई और उसको वापस से बैग में डाल दिया, विद रिप्लेसमेंट कर दिया और दोबारा दूसरी बार निकाली, तो दोनों इवेंट सेम हो गए। पहले भी 3 शर्ट्स में से एक उठानी थी, अगली बार भी 3 में से एक उठानी थी। तो ये दो इवेंट्स क्या हो गए? विद रिप्लेसमेंट वाले हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं। पहली घटना होने की वजह से दूसरी घटना की संभावनाएं निकालने पर कोई फर्क नहीं आएगा, स्पष्ट हिंदी में अगर मैं कहूं। या फिर इसको ऐसा समझें कि अगर पहले वाला इवेंट अकर हुआ है तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले में क्या आउटकम था। ठीक है जी, ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये यूज भी हम करेंगे और अक्सर इसका हिंट लेना हो अगर आपको, तो विद रिप्लेसमेंट शब्द जहां हो अक्सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस होता है। बिकॉज यहां पे भी आप समझे ना बेटा कि जब मैंने शर्ट वापस डाल दी तो मेरी सिचुएशन सब फर्स्ट इवेंट जैसी हो गई, बिल्कुल न्यूट्रल। भाई सबसे पहले 3 शर्ट्स थी बैग में, उसमें 2 व्हाइट 1 ब्लू, और मैंने एक इवेंट करा, बाहर निकाली, उसको वापस डाल दिया। तो दूसरा इवेंट करने के लिए मेरा बैग तो पुराने जैसा हो गया ना, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस कर दिया अगर मैंने शर्ट को वापस, तो बैग पुराने जैसा हो गया। तो उस केस में हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी कि विद रिप्लेसमेंट शब्द अगर सवालों में दिखे बच्चों तो समझ जाना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ए एंड बी, ए इवेंट एंड बी इवेंट में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस में दिख जाएगा कैसे हो रहा है, समझ आना चाहिए। बाकी एडिशन लो बेटा प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आता है, मतलब सेट थ्योरी से भी आता है। आप समझ सकते हो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कक्षा 11 में सबने पढ़ा है सेट्स में। मल्टीप्लिकेशन लो, कुछ भी नहीं होता बेटा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा पी बी बाय ए बराबर पी ए यूनियन बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थिंग। इसमें ये होता है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन लो थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफाइन हो जाते हैं, आपको बस शक्ल देख लेनी है एक बार। आई होप मेरे बच्चों को ये सारी कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक्स पे। अब बच्चों ये तुम्हारा दूसरा दर्द क्या है? दूसरा दर्द ये है कि बच्चे ना अक्सर भूल जाते हैं
कि डाइस है, कॉइन है, क्या चीज है सर, हमें थोड़ा सा बताएं सर क्या है। तो मैं तुम्हारे लिए ना एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें लिख कर ले आया ताकि सवाल में ये सब की वजह से मार्क्स ना कटें। सबसे पहली बात, एक सिक्का उछालने पर क्या कहानियां होती हैं भैया। एक सिक्का अगर उछाल रहे हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही टोटल आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के, तो मेरी सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगी, दो आउटकम है टोटल, और सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, या तो हेड या फिर टेल। ये दोनों का सेट होगा मेरा सैंपल स्पेस। दो सिक्के उछाल दिए, वाह वाह, चलो दो सिक्के उछाल दिए, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। पहले सिक्के में हेड और टेल दो ऑप्शन, दूसरे सिक्के में हेड और टेल दो ऑप्शन। तो दोनों को अगर एक साथ लिख रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड पहले में, हेड दूसरे में, हेड पहले में, हेड दूसरे में, टेल दूसरे में, तीसरे में क्या हो सकता है, क्या क्या बोला मैंने, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। चार हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा। इसके अलावा आप सिक्के दो उछालते रहो घर में, इसके अलावा आपको कोई भी कहानी नहीं देखने को मिलेगी। चार टोटल आउटकम होंगे, दो सिक्के उछलेंगे तो, और ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक डाई को रोल करा, अभी हमने डिस्कस करा, टोटल 6 संभावनाएं हो सकती हैं। 6 क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आउटकम्स, और 1 2 3 4 5 6। दो डाइस को एक साथ रोल कर दिया, टिपिकल क्वेश्चन हो गया जी। क्या टिपिकल है सर, पहले की 6 संभावनाएं, दूसरे की 6 संभावनाएं, तो दोनों साइड्स को पकड़ो और एक तरह से आप लोग क्या करो, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 5 6, फिर 2 पकड़ो पहले का, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और ऐसे करते करते 6 6 तक चले जाओ, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 36 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी 1 1 से लेके 6 6 तक। आप कॉपी पेन पे करेंगे तो आपको 36 पॉसिबिलिटी बहुत इजीली दिख जाएंगी। नहीं तो मेरा बेटा 2 डाइस ले और हो जा शुरू मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। डेक ऑफ कार्ड्स, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। कार्ड्स की कहानी 60 सेकंड में सुन ले। टोटल 52 कार्ड्स हमें पढ़ने होते हैं। जोकर हमारी कहानी का हिस्सा नहीं होता है ना। क्या क्या कार्ड्स होते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, नाम दिए गए हैं उन्हें, डायमंड, स्पेड, क्लब और एक और होता है हार्ट। डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट, 4 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। जो मेरा हार्ट होता है और डायमंड होता है वो लाल होता है, बचे हुए दोनों काले होते हैं। अगर मैं एक कार्ड की, मतलब एक तरह के कार्ड की बात करूं तो टोटल 13 होते हैं, यानी कि 13 + 13 + 13 + 13 52 होते हैं। 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड, ठीक है। 13 13 13 13। उसमें एक को एक नहीं बोला जाता, एस बोला जाता है। और उसके बाद 2 से लेके 10 तक गिनती होती है कार्ड में, और लास्ट के जो ऊपर के 3 है वो क्या होता है, क्वीन, किंग, और एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, जे के क्यू, ठीक है, जैक बोलते हैं आई थिंक। तो जे के क्यू से भी काम चलेगा अपना, ठीक है जी। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, डेक ऑफ कार्ड्स 52। आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी 52 हो सकते हैं। अगर रेड कार्ड्स की बात करूं तो रेड कार्ड्स मेरे 26 होते हैं बेटा, डायमंड के 13 और आपके हार्ट के 13। सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स की बात करूं तो वो भी 26 होते हैं, स्पेड के 13 और क्लब के 13। एसेस मेरे इक्के 4 होते हैं, 13 13 13 13 में से एक 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 4 होते हैं, वो 1 इन ईच सूट। फेस कार्ड्स जो बेटा हमारे 1 तो हो गया एस, 2 से 10 तक नंबर हो गए, जो 11 12 13 है ना, जे के क्यू, क्वीन, क्विंग और वो वाला जे, ये इन तीनों को फेस कार्ड्स भी बोला जाता है। तो इतनी कहानी तुझे पता होनी चाहिए, सवाल में कुछ भी दे भैया हमें तो ये सब आता है, तो ये बताना जरूरी था बेटा, रिवाइज करा दिया मैंने, है ना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। हमारे सिलेबस बेटा यहां से शुरू होता है, अभी तक मैंने आपको रिवीजन कराया था। अब यहां से कहानी सुनो थोड़ा स्लो। क्या होता है रैंडम वेरिएबल, पहले डेफिनेशन पढ़ने का प्रयास करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random experiment. It can be defined for any random experiment usually denoted by x. बेटा मैंने तेरे को ये एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग एक सिचुएशन उठाते हैं 2 कॉइन्स के टॉस की, ठीक है। 2 सिक्के हम लोग उछालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 2 सिक्के उछल रहे हैं। अब उसमें मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर दिया कि भैया ये हो रहा है, और इसमें मैंने ना एक वेरिएबल उठाया x, कैपिटल X से मैं डिनोट कर रहा हूं, जो ये दिखाएगा कि नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट कितने हैं, ठीक है। कैपिटल X से मैंने एक
डिफाइन कर दिया वेरिएबल जो दिखाएगा नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट क्या आ रहे हैं, ये एक रैंडम वेरिएबल है बेसिकली। मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। सैंपल स्पेस बताओ पहले, सबसे पहले दो कॉइन्स की, भाई या तो हेड हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। यहां तक हम लोग साथ साथ हैं बेटा। अब x ने क्या डिफाइन करा था, x से मैंने एक वेरिएबल उठाया, x रैंडम वेरिएबल है, जो मैं पहले नाम ले रहा हूं फिर सिखा रहा हूं, समझो बात को समझना। रैंडम वेरिएबल का मतलब रैंडम है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, अब ये बताओ नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट क्या क्या वैल्यू हो सकती है x की, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हेड कितने हो सकते हैं इस पूरे में, या तो एक भी ना हो, या फिर एक हेड हो, या फिर दोनों हेड हो। जायज है जी। x की वैल्यू मेरी क्या क्या आ रही है, 0 1 2 बेसिस दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी जो डोमेन होती है, डोमेन समझते हैं बेटा, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन होती है वो होती है सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि है 2 कॉइन स्टोर्स, ठीक है। डोमेन का मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, उसका इनपुट वैल्यू, जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स बोल दिए मैंने, और आउटपुट उसके क्या आते हैं, रियल नंबर्स, या तो एक हेड है, या 2 हेड है, या 3 हेड है, हमेशा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसका इस्तेमाल पता हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमारी जो क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट है, यानी कि हेड कितने आए, उसको हम क्वांटिटेटिव में चेंज कर रहे हैं, यानी कि मैथमेटिक्स की तरफ लेकर हम लोग आ रहे हैं। अब या तो हम इंग्लिश में लिखते रहे नंबर ऑफ हेड्स, टू नंबर ऑफ हेड्स, हाउ मेनी हेड्स, देयर आर 2 हेड्स, देयर आर 3 हेड्स, तो हम लोग ना रैंडम वेरिएबल की मदद से हमारा जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग क्वांटिटेटिवली लेकर आ रहे हैं। ये तो हो गया मेरी बताने की बात। दूसरा, अगर इसकी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, सो बेसिकली एक्स अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल और इज अ फंक्शन whose domain is the sample space of the random experiment and the range is the set of real numbers। डेफिनेशन से अपने को बहुत ज्यादा मतलब है नहीं बेटा, ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए कि ये एक बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका डोमेन सैंपल स्पेस है, और ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए डिफाइन हो जाता है। अगर बहुत इजी भाषा में कहूं, इतनी टेक्निकलिटीज को भुलाकर अगर मैं एक चीज समझाने का प्रयास करूं, तो वो ये है कि रैंडम वेरिएबल जो भी हमारा एक इवेंट घटा, चाहे 2 डाइस रोल हुई, चाहे 2 कॉइन उछले, चाहे 1 कॉइन उछला, उसमें अगर मान लीजिए हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन क्या हो सकती है 2 डाइस रोल होने में, कि इवन आउटपुट हो, या फिर सम हमारा एटलीस्ट 4 हो, सम एटलीस्ट 2 हो, तो जो जो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं वो x की वैल्यूज हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हमें मैथमेटिकली और ज्यादा काम करने का प्रिविलेज दे रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर, जो हम विचार कर रहे थे वो हम कॉपी पेज पर उतार पा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये कहानी से बहुत कम समझ में आता है बहुत सारे बच्चों को। जब हम सवाल देखेंगे ना इसके, तो आपको सेट हो जाएगा कि अच्छा क्या करना है। अभी आप ये समझें कि ये कितने तरह का होता है बेटा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी होता है। क्या फर्क होता है सर? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जिसके जो आउटकम्स हैं वो डिस्टिंक्ट और काउंटेबल होते हैं, कोई नंबर नहीं होता बीच में। फॉर एग्जाम्पल, वापस से एग्जाम्पल पर आता हूं बेटा, अगर हमने डिफाइन करा हमारा एक रैंडम वेरिएबल x, जो कि है नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट, या फिर नंबर ऑफ हेड्स इन 2 कॉइन स्टोर्स, बेहतर कहूं तो क्या इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं? डिस्क्रीट का मतलब या तो हेड 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ऐसा तो नहीं है 0 और 1 के बीच में आधा हेड भी हो सकता है, 1.5 हेड हो जाए 1 और 2 के बीच में, 0.25, ऐसा तो नहीं है। तो डिस्क्रीट नंबर्स में जब आते हैं वैल्यूज, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहली बात। उसके बाद एक रैंडम वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जो आउटकम्स होते हैं ना बेटा, वो एक पूरी रेंज बनाते हैं, यानी कि वो ऐसे ना टुकड़ों में नहीं बंटते। मतलब सर मान लीजिए हम समय को पढ़ रहे हैं, क्लॉक में आपका जो समय है वो मिनट्स और सेकंड्स दोनों दिखा रहा है,
मैंने आपको बोला कि एक रैंडम वेरिएबल लिया y या फिर दोबारा से एक रैंडम वेरिएबल लिया x जो डिनोट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल टाइम बिटवीन 1 AM एंड 1:46 AM, ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने। तो अगर मैं x की वैल्यूज की बात करूं तो 1 और 1 1546 के बीच में आप अनगिनत चीजें x की लिख पाओगे। आप लिख दोगे सर 10001 10002, सर ऐसे करते करते आप लोग 99 तक जाओ, फिर 01 उठा लो, उसके भी ऐसे लिखते चले जाओ। तो ये बेटा हमेशा यू विल रियलाइज कि इन दोनों के बीच में भी एक मिली सेकेंड वाला एक फिगर आ सकता है x की वैल्यू। तो ये डिस्क्रीट वे में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, ये एक कॉन्टिन्यूअस चीज है कि इस समय से लेके इस समय तक ये सारी की सारी वैल्यूज आ सकती हैं x की। तो जब जब आपको रियलाइज हो कि मैं इसको अलग अलग क्वांटिटीज में नहीं तोड़ पा रहा हूं, तो वो मेरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। आई होप मैं समझा पाया हूं आपको मेरी बात, ठीक है। घड़ी के एग्जांपल से आप समझ लो कि इन दोनों के बीच का टाइम अगर मैं क्वांटिटेटिवली लिखना चाहूं तो भैया अनगिनत समय हो सकते हैं इसके बीच में, मिली सेकेंड्स में हो सकता है, और ज्यादा छोटा चले जाओ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। और सिक्का उछाल रहे हो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तो भैया 0 1 2 ही आ सकता है। दो अगर मैं हेड की बात करूं कितने हेड है तो 0 1 2 ही आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अब 0 और 1 के बीच में आधा हेड पौना हेड ये सब नहीं हो सकता। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है बेटा। इतना ही था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। Continuous random variable, distinct and countable outcomes with no number between these values, right? अब relate कर पा रहे हो? Continuous क्या होता है? A random variable with a set of possible infinite and uncountable values. दो समय के बीच में क्या आप गिन लोगे क्या कितने सेकंड्स आएंगे, क्या आएंगे? बहुत कठिन हो जाएगा। और उसको पूरी रेंज बोल दिया जाता है फिर, है ना, जो अनकाउंटेबल वैल्यूज है। रेंज का मतलब कि भाई 1 से लेके 1:15 बजे तक की एक रेंज है पूरे समय की, वो सब आएंगे। चलो जी, अब जो हमारा बेटा चैप्टर है ना, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेंगे हम अपने चैप्टर में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग बेसिकली जो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है वो। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको रैंडम वेरिएबल क्लियर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? देखो हम लोग संभावनाओं की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो एक एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाते हैं कि एक हेड निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी है सर 1/2, एक टेल की क्या है सर 1/2। फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि यार और पढ़ाई करते हैं और समझते हैं प्रोबेबिलिटीज जो आ रही हैं उनके क्या कोई रिलेशन बन रहा है आपस में। अगर मैं एक पर्टिकुलर इवेंट की जितने भी संभावनाएं हो सकती हैं वो सब लिख दूं और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दूं, तो क्या मुझे एक बेहतर स्टडी करने का मौका मिलेगा कि अच्छा अगर ये पर्टिकुलर इवेंट है कि कितने हेड्स आएंगे, या 0 हेड हो सकते हैं या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर मैं पुराने इवेंट की बात करूं जो अभी बताया, और 0 की प्रोबेबिलिटी ये, उसके नीचे 1 की ये, 2 की ये, अगर मैं इसको एक टेबल बना के लिख दूं बेटा, तो क्या मैं बेहतर पढ़ाई कर पाऊंगा कि अच्छा चलो एक कॉइन अगर नंबर ऑफ हेड्स 0 है तो उसकी संभावना इतनी, 1 की इतनी, 2 की इतनी, अच्छा संभावना बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है, मैं उसका मीन निकाल के देख रहा हूं कि अच्छा इसका एवरेज लेके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो मैथमेटिकली क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना कि पढ़ाई और समझते हैं और समझते हैं। तो उन्हें समझने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट पैदा किया जो कि कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक टेबल होता है पॉसिबल आउटकम्स का और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का। पर्पस मैंने आपको इनडायरेक्टली समझा दिया कि भैया दिमाग में कीड़ा है कि कुछ समझना है, कुछ पढ़ाई करनी है और ज्यादा चीजें स्टडी करनी है, तो इसलिए इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर गिवन रैंडम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिंक करता है हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ जो अकर होने वाला है। सिंपल सा फंडा है बेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होती हैं। क्यों होती है मैं अभी दिखा भी दूंगा। अब जैसे ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है,
सबसे पहले चलो इसे भी छोड़ो एग्जांपल से, पहले ये बताओ आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये समझ आया कि पढ़ना क्यों है। देखो पढ़ना क्यों समझ में आना चाहिए, तभी रिलेट कर पाओगे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक हम टेबल बना रहे हैं जहां पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल है x, उसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उठाकर हम उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट में, और स्टडी करने का प्रयास है। हमारी इच्छा है कि हम लोग पढ़ के देखें कि अच्छा क्या क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज में कम रही है, घट हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, वो पढ़ने की हमारी इच्छा है, इसलिए हम ये टेबल बना रहे हैं। और मेरा बच्चा, अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, चलो जी समझो। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की ही बात करूं, जो हमारा ये वाला इवेंट है, ये वाला जो मैंने आपको पूरा समझाया था, नंबर ऑफ हेड्स वाला, तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, पीडी लिख रहा हूं बेटा, है ना, यहां पे ऐसे कर देता हूं आपको स्पेस बचाने के लिए। तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी, 0 1 2, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती थी। अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 कैसे निकलेगी सर, देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको पढ़ना सीखो। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, x का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये बोल रहा है मुझे संभावना बताओ व्हेन x बराबर 0, व्हेन देयर इज नो हेड कमिंग अप इन द एक्सपेरिमेंट, एक भी हेड ना आए, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं मेरे सैंपल स्पेस में, क्या एक ही संभावना है टीटी के केस में, बाकी हर जगह हेड मौजूद है, HH STTS में एक ही संभावना है जी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो ये ले बेटा 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सिंपल, px बराबर 0 पढ़ना आ गया, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली समझ लिया, अगला तो अब तू कर ही लेगा। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, डेफिनेशन याद करेंगे, x कैसे डिफाइन करा था, नंबर ऑफ हेड्स। ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो इस पर्टिकुलर इवेंट में जब 2 सिक्के हमने उछाले हैं, जहां पर जो नंबर ऑफ हेड्स हो इवेंट में वो 1 हो। ऐसे कितने केस है बेटा, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 ही केसेस हैं, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 2 हैं, तो ये तो उठा नहीं सकते। उसने बोला 1 ही होना चाहिए नंबर ऑफ हेड, तो वो 2 ही केसेस बनते हैं मेरे, तो ये 2/4 हो गया। अगला बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो जब नंबर ऑफ हेड्स कितने हो मेरे, 2 हो। ऐसा तो एक ही केस है HH, और टोटल केसेस कितने हैं मेरे, 4 हैं। तो इस तरह से मैंने बेटा ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज मेरे इस रैंडम वेरिएबल की थी। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बनाना चाहूं मेरा बेटा, तो वो कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है। क्यों बनाना है पहले आप समझ गए भाई, 2 कारण से बनाना है, एक तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कारण प्रोबेबिलिटी को और बेहतर स्टडी करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो कैसे बनता है, x की वैल्यूज क्या क्या हो गई, 0 1 2, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर दिया, 1/4, 2/4 और 1/4। इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखो, ये मेरा बेटा पीडी हो गया या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझे क्या, अगर तुमसे बोले बना दो तो क्या बना दोगे क्या पेपर में, वो सिक्का उछाले, डाइस उछाले, जो मर्जी उछाल ले मेरे भाई, मुझे बता दे तू x को क्या डिफाइन कर रहा है। तू डाइस को रोल कर ले तू, ठीक है, उछालियो मत, डाइस को खो जाएगी, डाइस को रोल कर ले, और रोल करने के बाद मुझे बोल दे x डिफाइन करता है कि मेरे इवन नंबर कितने होंगे, या फिर कुछ भी डिफाइन कर दे। तो x की पॉसिबल वैल्यूज लिख लो, क्या क्या हो सकता है, x या तो 1 भी ना हो, या 1 हो, या 2 हो, जितना भी जो भी हो वो हो गया। और जो वो इवेंट है x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल दे, सैंपल स्पेस बना लियो इवेंट का, तो जो भी फेवरेबल आउटकम होगा अपॉन टोटल आउटकम सैंपल स्पेस के जितने नंबर्स होंगे डिवाइड कर दियो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसे इस टेबल में सजा देगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। वेरी सिंपल, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम है, 1-2 बार इसको पढ़ोगे, किताब का थोड़ा सा नजर करोगे, समझ जाओगे। चलो जी नेक्स्ट समझो, एक ना स्पेशल बात है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, जो हमारा सिग्मा पी होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज का सम होता है, जो यहां पर है 1/4 + 2/4 + 1/4, ये हमेशा बेटा 1 के बराबर आएगा।
तो आपको ना पेपर में इस तरह के सवाल मिल सकते हैं जहां पर ना वो 2 दे देगा, एक की जगह x लिख देगा, या k, 2k, 3k लिख देगा और बोलेगा k की वैल्यू बताओ। अब हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा मेरा 1 के बराबर आने वाला है। तो अगर वो कोई भी वेरिएबल देता तो आप वेरिएबल की वैल्यू ऐसे निकाल देना। आई होप बेटा आई एम क्लियर टिल हेयर, और आपको मेरे साथ थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, a coin is tossed thrice and outcomes are recorded. Prepare the probability distribution table for the number of heads. बेटा वो हमेशा ना आपको कंडीशन देगा कि किसके लिए बनाना है। बोलता है 3 सिक्के उछाले और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। तो ये बना भी हुआ है बेटा, हम खुद बनाएंगे, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो खुद करेंगे क्योंकि पेपर में भी खुद ही करना होगा मेरा बेटा, है ना। पीपीटी में तो लिखना बड़ा आसान है। समझो, 3 सिक्के उछाले, 3 coins are tossed। आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं तो ऐसे बना लेता हूं, देखो अरे ये क्या हो गया, ऐसे बना देता हूं मैं। तो क्या करा मैंने, पहले 4 हेड 4 टेल लिखे, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल लिखे, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखे। यही आउटकम्स होंगे, चेक कर ले। अब तू चाहे वैसे बना ले। अच्छा मुझे ये कैसे पता लगा सर 8 ही होंगे? बेटा अगर तुझे थोड़ा बहुत पीएनसी का कॉन्सेप्ट आता हो, 3 सिक्के उछाल रहे हैं, पहले सिक्के में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल 2, दूसरे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल 2, तीसरे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल 2। या बोल रहा हूं, या का मतलब गुना, फंडामेंटल प्रिंसिपल याद करो पीएनसी। तो ये 8 है, इसलिए मुझे पता चल गया टोटल 8 वैल्यूज आएंगी। इस तरह से आप बना सकते हैं बेटा। और अगर आप वैसे देखना चाहें कि एक हेड हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 2 सिक्कों के उछालने की पॉसिबिलिटीज एक हेड के साथ जोड़ो और 2 सिक्कों के उछालने की पॉसिबिलिटीज टेल के साथ जोड़ो, जैसे मर्जी सोच ले। कुल मिला के ये है मुद्दा। सैंपल स्पेस मेरा क्या हो गया इस इवेंट का, हेड 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 से लेकर, मैं फिलहाल टेल 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 लिख रहा हूं, कोमा कोमा कोमा, यही सब आएंगे, है ना। समय बचाते हैं। हमारा सवाल क्या कहता है बेटा, हमारा सवाल कहता है कॉइन 3 बार उछाला, आउटकम को रिकॉर्ड करा गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। दोबारा हेड्स के लिए पूछता है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी बना पाऊंगा। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स। कितने हेड आ रहे हैं, ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल एक्स, उससे मैं डिनोट कर रहा हूं। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है बेटा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं एक्स की, सैंपल स्पेस में देख के समझ। क्या पता है एक भी हेड ना आए, सिर्फ टेल 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 हो। कम से कम कितना हो सकता है, 0, 1 पे मत अटक जाना, 0 भी तो हो सकता है ना, ठीक है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ एक हेड हो, जैसे टीटीएच के केस में है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 हेड्स हो, जैसे टीएचएच के केस में। या फिर क्या हो सकता है, तीनों के 3 हेड हो। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटीज मेरा बेटा नहीं हो सकती, चाहे तू देख ले, ठीक है, जायज है। अब अगला काम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए इन सब की, तो वो निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, यानी कि एक भी हेड ना हो, ऐसे कितने केस हैं देख ले। तीनों टेल होंगे तभी ऐसा केस बनेगा। तो एक ही केस है जब एक भी हेड ना हो, तो ये ले। तो इसका मतलब हो गया एक ही केस का मतलब 1/8, टोटल आउटकम्स 8। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ऐसे कितने केस जब सिर्फ एक हेड हो, गिन ले, गिन ले कितने हैं, 1 2 3, 3 ही केस हैं जब एक ही हेड हो। 3/8। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, ऐसे कितने केस जब 2 हेड हों सिर्फ, गिन ले, 1 2 और 3। भाई HHT STH और THH 3 केस हैं मेरे बेटा, 3/8। और ऐसा केस जब 3 हेड हो, तो ऐसा तो एक ही बार हो सकता है ऐसे HHH के केस में, तो 1/8।
तुम्हें प्रोबेबिलिटीज पता है, तुम्हें रैंडम वेरिएबल की वो पता है वैल्यूज। अब पीडी बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएगा? एक्स की वैल्यूज क्या क्या है? 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटीज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या है? 0 की क्या है? 1/8, इसकी क्या है? 3/8, इसकी क्या है? 3/8, इसकी क्या है? दोबारा से 1/8। सही बनाया बच्चों? सही लगा ली हमने गणित। अब बच्चा कहता है सर वेरीफाई कैसे करूं, मैंने सही सोचा नहीं सोचा, आपने तो सोच लिया सर, आप वहां नहीं होगे पेपर में। मैंने कहा बेटा वेरीफाई करना है ना, प्रोबेबिलिटीज का टोटल मार लियो, जोड़ ले। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, 8/8 के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 के बराबर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सही सोचा है। और तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो तुमने इसको 3/8 लिख दिया, इसको 1/8 लिख दिया, तब भी आ गया बराबर, तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक तरह का वे है सोचने का कि टोटल इसका 1 आना चाहिए बेटा, नहीं तो कुछ गलती है। तो ये ले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, मैंने बना दिया। अब वो कुछ भी आपको बेटा सवाल दे सकता है, अब वो कुछ भी सवाल दे सकता है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो 2 डाइस को रोल कर ले और बोले एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट करता है सम ऑन डाइस बराबर 3, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, सम 3, ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है? सम 3 कब कब आएगा? जब 2 डाइस रोल हो रही हैं तो 2 1 होगा या 1 2 होगा, 2 ही केस में आएगा, 2 केस में आएगा। और टोटल कितने केसेस बताए थे तुम्हें? 36। अभी मैंने मेन टेबल में दिखाए थे, ये ले 1/18 तेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, है ना। मैंने तुम्हें सारे जनरल केस समझा दिए, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना है, अब तुम कुछ भी कर लोगे, अब सवाल लगाना है इस चीज पे, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा थोड़ा फील आया है। बाय द वे ये भी देख लो, अच्छा हाँ देखो इसने भी यही बनाया है, 1/8 3/8 3/8 1/8। नालायक ने सीधा लिख दिया बस टेबल बना के, कुछ बताया नहीं, तो वो आप समझ गए ना कैसे आया ये। चलो अगली बात करते हैं, ये सेम स्लाइड दोबारा कॉपी हो गई है, इसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगली बात करते हैं बेटा मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं मीन और वेरिएंस आपको एक साथ बताना चाहता हूं। मीन क्या होता है? फार्मूले को छोड़ो, मेरी कहानी सुनो। मीन कुछ भी नहीं होता बेटा। हमें ये तो पता है ना कि मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन हमारा एक एवरेज भी बोला जाता है, मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है। मीन एक तरह से जो एवरेज आ रहा है या उसका निष्कर्ष कोई मिडल वैल्यू आ रही है, अब मिडल मीडियन को भी बोलते हैं, आई नो दैट इज आल्सो सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन मिडल या उसके आसपास एक एवरेज लेने को मीन बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं? अब क्यूरियोसिटी वाली बात मैंने आपको बताई थी, अब मैं क्यूरियस हूं इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए कि इसके एवरेज वैल्यू से क्या कोई लिंक है, क्या एवरेज आ रहा है इसका। तो एवरेज निकालने का क्या फंडा होता है बेटा? एवरेज निकालने का फंडा, मैं इस टेबल को ही यूज करके इसी का एवरेज निकाल लेते हैं। मीन को ना x बार से डिनोट कर रहा हूं मैं, वो होता है सिग्मा xi pi। सिग्मा का मतलब जोड़ो, xi का मतलब जो जो वैल्यूज हैं वो उठाते जाओ, i का मतलब जब x1 लोगे तो p1 लोगे। तो यहां पर क्या हो सकता है? ये यहां पर हो सकता है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। अब ये मत कहना सर 0 0 से करो, x0 p0, बेटा वो मैं पहली चीज को x1 बोल रहा हूं, दूसरी को ऐसा नहीं 0 1 2 3 लिख रहा हूं, ठीक है। तो x1 p1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आ गया 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। ये आपका मीन वैल्यू आ गई। क्या क्या हो गया? 12/8 आ गया। कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई तो भूल चूक माफ। 6 3 9 और 3 12/8, इसको 4/3 लिख लो, 4 3 12 4 2 3 4 12, और सॉरी इसको 4/3 नहीं, इसको 3/2 लिख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये नहीं लिखना तो 12/8 मेरा आंसर है बेटा, ठीक है। दिस इज मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीन निकालना आ गया क्या? जो तुमने निकाली ना दो चीजें उसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करते चले जाओ, आपका मीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस मीन वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि संभावनाओं का ये कुछ मीन है कि भैया लगभग 1.5 की संभावना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा,
ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, एवरेज प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये स्टडी है एक तरह की। इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, ठीक है। अब बच्चे अदरवाइज कहेंगे सर मीन 1 से ज्यादा कैसे आ गया, नहीं, ये वो चीज नहीं है। दिस इज बेसिकली अ पैरामीटर नॉट अ स्टैटिस्टिक, इतना आप समझ सकते हो। और जिसको नहीं समझना तो भूल जाओ मैंने क्या बोला, मीन ऐसे निकालते हैं बेटा, पेपर में ये पूछा जाएगा मेरे कॉमर्स वाले बच्चों को, ठीक है। ये हो गया जी। एक चीज और होती है वेरिएंस, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के रखते हैं। मीन मैंने आपको निकालना सिखा दिया, वेरिएंस क्या होता है बेटा, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अच्छा, वेरिएंस का मैथमेटिकल मतलब तो थोड़ा थोड़ा ये होता है कि मैं स्प्रेड को पढ़ना चाहता हूं, डिस्पर्जन को पढ़ना चाहता हूं कि जो मेरी क्वांटिटीज हैं वो मीन से कितना स्प्रेड हो रही हैं, वो कितना दूर है, कितना फैला हुआ डेटाबेस है मेरा, वो मेरी पढ़ने की इच्छा होती है। अगर स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा हो इको में तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, मकसद वही है, क्यूरियोसिटी है और चीजें पढ़ते जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस सिग्मा xi pi का होल स्क्वायर। मैं आपको पहले पीपीटी पे भी ले जाता हूं सो दैट आप पहले एवरेज को भी देख लें एक बार, ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के पीछे छूट जाएं। देख लो भाई, फिर मत कहना एक साथ करा दिया। The mathematical expectation, also known as expected value for a random variable x, is the summation of product of random variable x with their respective probabilities। यही हमने पढ़ा है, इसने भी वही करा, x1 p1 x2 p2 x3 p3 up to xn pn, सिग्मा i 1 से लेके n तक, और वो कर दिया। बेसिकली गुना करना है, ऐड करना है, खत्म बात। एक क्वेश्चन देता है, कॉइन को 2 बार उछाला, आउटकम रिकॉर्ड करे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और नंबर ऑफ हेड का, और कैलकुलेट करो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सवाल ये भी उठा सकते हैं, कर लो वेरिएंस से पहले भाई, सवाल लिख के लाया हूं। अगर अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, शॉर्ट में करेंगे अब फटाफट। मैं कई बार उछाल चुका हूं 2 सिक्के, है ना। कॉइन 2 बार उछाले तो सैंपल स्पेस क्या होगी बेटा आपकी, HH, HT, TH और TT, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स को रिकॉर्ड करा है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर वो नंबर ऑफ हेड्स दिखा रहा है तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू एक भी हेड ना हो, एक हेड हो या 2 हेड हो, ठीक है। अगर PD बनाऊंगा मैं तो PD क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 1 2, अब मैं निकाल के डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो px बराबर 0, ये सब कर लेना आप तुम, है ना। मैं फटाफट कर रहा हूं, ये टेबल हो जाएगी तुम्हारी। x 0 1 2, एक भी हेड ना हो, 1/4 की संभावना मेरा बेटा, एक ही केस और 4 प्रोबेबिलिटी निकाल दी। एक ही हेड हो, 2/4 की संभावना, दोनों हेड हो, 1/4 की संभावना। क्या हम साथ साथ हैं, क्या हम साथ साथ हैं बेटा, ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मीन निकालना है, मीन कैसे निकलेगा, दोनों को गुना करके ऐड कर दूं, 0 × 1/4 प्लस 1 × 2/4 प्लस 2 × 1/4, ले जोड़ ले, 2/4 प्लस 2/4, 4/4, 1 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया क्या करा मैंने, फटाफट कर दिया, समझ में आया क्या, ऐसे करना होता है, समझ गए। आगे बढ़े क्या, रिवीजन चल रहा है, आगे बढ़े क्या, रिवीजन में बहुत गहराई से बता दिया, फिर भी चलो कोई नहीं, ठीक है जी। तो ये सवाल था, ये हो गया हमारा आंसर, इसका ये बात नहीं आ रहा है। चलो जी, तो आप समझते हैं कि बेसिकली क्या है वेरिएंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यों पढ़ना है वेरिएंस, में थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुका हूं कि बेटा हो सकता है 2 रैंडम वेरिएबल उठाए हम, एक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हेड्स निकाले, एक नंबर ऑफ टेल्स निकाले, और उनका अगर हमने एवरेज निकाला तो दोनों का बराबर आ गया। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता बराबर आता है। अगर बराबर आ गया तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई, मैंने कहा यार केस तो अलग अलग है, यहाँ हेड की बात है, यहाँ टेल की बात है, और आ गया बराबर मीन, तो मैथमेटिकली तो बराबर हो गए, ये तो गलत हो गया, तो कुछ और पढ़ाई करते हैं। तो बोला चलो वेरिएंस के बारे में पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि मीन से बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो कितनी फैल रही हैं, क्या उसके आसपास हैं या उससे दूर दूर हैं, उसी की स्टडी को वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा, मतलब कि जो आपका डेटा सेट है, जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू से दूर दूर जा रही है, और अगर कम है तो आसपास है। सिंपल सा फंडा है, ये तो हो गया। मतलब कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए।
सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, VARX, वो होता है सिग्मा 1 से n तक xi स्क्वायर PI माइनस, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है बेटा, किताबों में कई बार गलत लिख देते हैं, अपने को तो दिल में यहाँ सेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा एक, और अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मूला की, इसको ऐसे भी लिखा जाता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। प्लेन पेपर पे समझ लेते हैं, निकाल के अगर आपको दिखा दूं तो आपको फील आ जाएगी क्या? अगर आपको निकाल के दिखा दूं तो आपको फील आ जाएगी क्या? मैंने बोला वेरिएंस ऑफ एक्स हो या फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स हो, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई के बराबर 1 से n xi स्क्वायर PI माइनस सिग्मा आई बराबर 1 से n xi PI का होल स्क्वायर। ये मीन वैल्यू भी है मेरी एक तरह से, है ना। xi PI का सिग्मा ही तो करा था बेटा यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमने वही तो पढ़ा था। तो मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर पहले से मैंने 1 निकाल रखा है। तो xi स्क्वायर PI का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, देख 0 स्क्वायर इंटू 1/4, ये होता है xi स्क्वायर PI प्लस 1 स्क्वायर। अब ये मैथमेटिक्स की मजदूरी है बेटा, फॉर्मूला पता है तो बस सॉल्व ही करना है, इसमें मैं क्या सिखा दूं बता। तो ये समझ में आ गया, मेरा सिखाने का मकसद वेरिएंस क्यों पढ़ना है और क्या है वो था बेटा। प्लस 2 स्क्वायर गुना 1/4, ये होता है xi स्क्वायर PI। तो पहले स्क्वायर करा इसका और फिर उससे गुना करा और फिर ऐड करते चले गए, ये तो कोई एक क्वांटिटी माइनस। अब या तो मैं ये पूरी लिखूं, चल लिख ही देता हूं, सिग्मा xi PI का होल स्क्वायर, xi PI का होल स्क्वायर, पहले सिग्मा फिर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब निकाल ले जो भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 4/4 माइनस 1, देख ले क्या है 6/4 माइनस 1, मतलब देख ले जो भी आएगा, इसको सॉल्व कर लियो भाई, ये होगा आपका वेरिएंस। क्या आप फॉर्मूला समझ गए बेटा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इन जनरल। अगर टेबल दी हुई हो तो कैसे करना है, इस टेबल के संदर्भ में मैंने सिखा दिया, टेबल बनाना सिखा दिया, ठीक है जी। टेबल कोई भी बना पाएंगे, अब हम कोई भी मीन ले पाएंगे, अब हम कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट कर पाएंगे। एक क्वांटिटी और होती है बेटा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वो पूछ ले तो वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ही होता है, यानी कि वेरिएंस निकाल और उसका स्क्वायर रूट ले तो तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। आई होप थोड़ा थोड़ा इको अगर तुमने पढ़ी है कॉमर्स वालों तो तुम्हें रिलेट हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये फंडे हैं बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है। एक सवाल देख ले क्या जिसमें ये सब कुछ आ जाए, एक सवाल देख ले क्या। ओहो वाह वाह, देखो, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन वॉचेस टेलीविजन ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड डे। x डिनोट कर रहा है, हमेशा वो बता देगा x क्या डिनोट कर रहा है, तभी तो रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, वरना तो एक्सपेरिमेंट भैया कैसे करोगे, कुछ तो कंडीशन लगाओगे ना। x बोलता है नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन वॉचेस टेलीविजन ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड डे। x बता रहा है कि एक जो चिंटू है वो एक किसी दिन में कितने घंटे टीवी देखता है। The probability that x can take has the following form where k is some unknown constant। इसने क्या करा, इसने पहले ही आपको ना दे दिया, टेबल ना बना के दिया बट इस शक्ल में दे दिया, आपको टेबल पर पहुंचना है यहां से, ठीक है, पहुंचेंगे धीरे धीरे। अच्छा जी, ये गंदी सी शक्ल दे दी, मेरा बच्चा डर गया, डरना नहीं है। उसके बाद बोलता है k की वैल्यू निकालो और प्रोबेबिलिटीज निकालो, एक्सपेक्टेशन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अरे सर ये तो सब निकालने को बोल दिया, आज का सार है बेटा ये जो कुछ पढ़ा हमने, एक ही सवाल से सब फोड़ देंगे। ध्यान से देख, मैं कर रहा हूं और तू देखता चल, जो भी होगा देखा जाएगा, बच्चे की तरह कर रहा हूं, बस सवाल लाया हूं, आंसर मुझे भी नहीं पता, जो आएगा देख लियो, हम भी देख लेंगे। चलो, क्या बोलता है, x नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे बच्चा टीवी देख रहा है, ठीक है सर। उसको इसने डिफाइन कर दिया px बराबर xi, जहां पर कैसे फंक्शन को डिफाइन करा है इसने, बोलता है 0.2 है अगर xi बराबर 0 है,
ठीक है, ओके, खो गया मैं बोर्ड में। हाँ 0.2 है अगर x बराबर x1 है। उसके बाद बोलता है xi बराबर 0 है, सॉरी नॉट 1, xi बराबर 0 है। उसके बाद मेरा बेटा बोलता है ये kxi के बराबर है अगर xi की वैल्यू 1 या फिर 2 है। चलो जी ठीक है। उसके बाद बोलता है k5 माइनस xi है अगर xi की बराबर 3 वैल्यू है। अच्छा सर ठीक है। अब बोलता है 0 है अगर इसके अलावा कुछ भी हो। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें अगर कोई बच्चा बोलेगा ना मेरे से कि सर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो मैं कहूंगा मैं नहीं बना सकता बेटा। कारण बताऊं क्यों नहीं बना सकता। इसने ना ये नहीं बताया, मतलब मैं ये एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा कि एक पर्टिकुलर डे में बच्चा कितने घंटे तक टीवी देख सकता है। अब वो कर तो पाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट बना तो पाऊंगा, वो एक्स की वैल्यूज कहां तक जाएगी, 0, 1, 2, 3 से लेके 24 घंटे तक चली जाएगी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा दिन तो होते नहीं। चल बना ही देता हूं, वैसे जरूरत है नहीं इसको बनाने की, बस देख ले अगर ऐसा कुछ फंस जाए तुझे। ये कुछ कलाकारी है, किताबों में मिलेगी नहीं, ये बनी हुई है ना भाई। एक रैंडमली सिलेक्टेड डे में नंबर ऑफ आवर्स जहां पर चिंटू टेलीविजन देख रहा है उसको बोला ना हमने एक्स का, एक्स को डिफाइन करा, एक्स बराबर जो है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी देखना इन अ डे। तो एक दिन में 24 घंटे, तो आवर या तो एक भी घंटा नहीं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 24 तक जा सकता है ये। ठीक है जी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का उसने डायरेक्ट फंक्शन दे दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करनी। बोलता है प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, 0 अगर 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी है 0.2। ठीक है जी सर। अगर 1 होगा तो है kxi, kxi का मतलब k गुना 1 जो कि हो गया k। 2 होगा तो भी kxi, लेकिन यहां पे xi की वैल्यू क्या है 2, तो 2k जायज है जी। अगर xi बराबर 3 है तो k इंटू 5 माइनस 3, यानी 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 2k अगेन, राइट। उसके बाद 0 अदरवाइज, इसके बाद 4, 5, 6 सबके लिए बेटा 0, लास्ट तक 0। तो तू वो बनाएगा तो फिर पागल हो जाएगा, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर मैंने तुझे बता दिया अगर बनाना पड़ जाए ऐसी शक्ल का दिखेगा। आगे की सबकी वैल्यू 0 है उसने बोला, कुछ भी हो अदरवाइज। चलो जी। अब मुझे फोटो में जो पहला सवाल दिखा, सवाल में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने कहा ठीक है, अगर k की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या आपको पढ़ाया था सिग्मा पी किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 1 के बराबर होता है। सबका सम कर लो तो 1 के बराबर आएगा बेटा। तो 0.2 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 0.000 मैं नहीं लिख रहा हूं, 0 के बराबर जो कुछ भी है बराबर 1। तो क्या हो गया ये हो गया 5k बराबर 1 माइनस 0.2 0.8। तो k क्या हो गया मेरा बेटा 0.8 बटा 5, ये हटाया ये 10 आ गया। इससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, 8 बटा 50 सॉल्व कर ले मतलब बेसिकली। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। जो भी आंसर आएगा इसको डेसिमल में कर लियो, 16 बटा 100 0.16 आ गई। ठीक है, तो यहां से k का आपने आंसर निकाल दिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 0.8 बटा 5, तुम इसको सॉल्व करना पूरा, है ना, कैलकुलेशंस लास्ट तक। ठीक है जी, ये मेरा पहला आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन अ सिलेक्टेड डे। ले ये क्या पूछ रहा है चंपू क्वेश्चन। 2 घंटे देख रहा है अगर बंदा, px बराबर 2, अरे पूरी टेबल बना दी, अब क्या रह गया। अगर 2 घंटे देख रहा है तो 2k के बराबर है। 2k का मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू हमें पता है, तो 2 इंटू k या फिर 2 इंटू जो k की वैल्यू तुमने निकाली। फिर से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशंस आप देखेंगे, मैं सिर्फ फंडा समझा रहा हूं।
तीसरा क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेस एट लीस्ट 2 आवर्स, और चौथा बोलता है एट मोस्ट 2 आवर्स। अब एट लीस्ट और एट मोस्ट का मतलब समझ ले बेटा। एट लीस्ट का मतलब, एट लीस्ट जब मैं बोलता हूं ना कम से कम नालायक हो, ये सवाल तो, ये वाले चैप्टर तो कर जाओ, तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये करो और ज्यादा से ज्यादा पूरा करो, यही तो कहना चाहता हूं मैं। ये तो नहीं कहता बस इतना ही कर लो। तो कम से कम का मतलब हो गया कि या तो बराबर इसके या इससे ज्यादा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को सारा तो सम। अब भाई 2 से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 24 तक लेके चलो। तो इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। या तो मैं इसको करूं पी एक्स बराबर 2 प्लस 2 के अलावा फिर पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 से लेके पी एक्स बराबर 24। 24 घंटे होते हैं एक रैंडम डे में। तो इसकी वैल्यूज तो 0 ही है, मुझे पता है। 4 से लेके 24 तक तो भैया 0 ही है, 0 अदरवाइज बोला था उसने 3 के बाद। तो सिर्फ मुझे पी एक्स बराबर 2 और पी एक्स बराबर 3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। 2 की क्या है 2k, 3 की क्या है 2k। तो 2k प्लस 2k 4k हो गया एक तरह से। तो 4 इंटू k की वैल्यू तू डाल दे जो तूने सबसे पहले निकाली। लिखने की जरूरत है क्या बेटा मुझे? ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक बेटा। हाँ वापिस आ गए। ये कहां गया भाई हमारा सवाल? वेयर इज अवर क्वेश्चन? हाँ जी वापिस आ गए, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। कुछ टेक्निकली हो गया था दिक्कत। तो k की वैल्यू क्या हो गया? k की वैल्यू 0.8/5 निकाली थी हमने। तो जो भी थी डाल दे, सॉल्व कर ले, ये तेरा आंसर हो जाएगा एट लीस्ट का। चौथा क्या था? एट मोस्ट। जब मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा इतना कर ले और कम से कम कितना मर्जी कर, तो मैं कहना चाहता हूं x लेस देन इक्वल्स टू 2, या तो 2 घंटे या उससे कम, एट मोस्ट 2। तो ये क्या हो जाएगा किसके बराबर? कम से कम कितना है, तो 1 भी घंटा नहीं, या फिर 1 घंटा, या फिर 2 घंटा। समझ गया क्या? तो अब तू कर लेगा क्या भाई? 0, 1 और 2 इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, 0.2 प्लस k प्लस 2k, 0.2 प्लस k प्लस 2k, 0.2 प्लस k प्लस 2k। k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.8/5। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके कैलकुलेशंस पे आप ध्यान रखेंगे। मैं कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। 0.2 प्लस 3k, k की वैल्यू 0.8/5। इसको बेटा प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा मत छोड़ना, फाइनल आंसर निकाल के आना है तुम्हें। मैंने नहीं निकाला, ठीक है? कैलकुलेशंस है, सिंपल कर लेना। चलो जी, समझ आया गया एटमोस्ट एटलीस्ट का मतलब? एटमोस्ट एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, ये जो आपने लिखा ना एटलीस्ट इतना, इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 माइनस नन। तो इसको ना 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 माइनस पी एक्स बराबर 1 से भी कैलकुलेट करके देखना एक बार, क्या सेम आ रहा है क्या? तुम लोग करके देख लेना। जब कभी बोलते हैं ना एटलीस्ट 2, तो वो 1 माइनस पी लेस देन 2 के भी बराबर होता है, क्योंकि सम तो 1 ही है। तो ये एक बार फंडा आप लगा के देख लेना कि ये वाला आंसर और जो आपका ये वाला आंसर मैंने निकलवाया है सेम आना चाहिए। ठीक है बेटा? तो कहीं भी बोले ना एटलीस्ट 1 और तुम्हें लग रहा है कि यार आगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसे 1 माइनस नन कर देना, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर देना। ये फंडा याद रखना, ठीक है? एटलीस्ट के केस में लगेगा, एटमोस्ट पे कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है बेटा? अगला सवाल देखते हैं। एटलीस्ट 2 आवर्स, एटमोस्ट 2 आवर। बोलता है मीन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। अब ये मेरे से मजदूरी कराने के विचार में है। बोलता है मीन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। मैंने बोला इसको, मैंने कहा बेटा मीन क्या होगा? 0 इंटू 0.2
प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस वट एवर इंटू 0, क्योंकि हर बार 0 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। k की वैल्यू क्या पुट कर लोगे, ये भी 0 हो गया, तो ये हो गया k प्लस 4k प्लस 6k, तो ये हो जाएगा 11k। k की वैल्यू तुम्हें पता है, इसका सम टोटल करके निकाला था और ये बनाया था हमने इस फंक्शन से कि अगर 0 है तो 0.2, 1 है तो 1, 2 है तो 2k और 3 है तो 5 माइनस 3 2k, वो भी आ रहा था। बहुत सिंपल सा फंडा था। ये मेरी मीन की वैल्यू हो जाएगी बेटा। k की वैल्यू डाल देगा ना, k की वैल्यू यहां से उठाकर डाल देगा ना, इनका जो सम आया, तो यहां से तूने अभी निकाला 5k प्लस 0.2 बराबर 1, तो इसके बाद 5k बराबर 0.8 अपॉन 5 आ रही थी ना तेरी वैल्यू, 0.8 अपॉन 5 गुना 11, ये तेरा आंसर होगा बेटा। ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1 से कम आनी चाहिए बाय द वे, जो हमने ABCD में निकाली, ठीक है। A में तो k की वैल्यू निकाली, बाकी 1 से कम आनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए। तेरे मीन निकल गया बेटा। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस x बार का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर, या फिर xi pi के सिग्मा का होल स्क्वायर। तो मीन तो ये हो गया। xi स्क्वायर pi कैसे निकालेगा, xi स्क्वायर pi देख ले, xi स्क्वायर pi यहां लिख दूं क्या, यहां लिख रहा हूं बेटा। xi स्क्वायर pi 0 का स्क्वायर गुना 0.2 प्लस 1 स्क्वायर k प्लस 2 स्क्वायर 2k प्लस 3 स्क्वायर 2k प्लस कुछ भी स्क्वायर गुना 0, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो जो 11k तूने निकाला, मैं भी k में चल रहा हूं बेटा, तू मत चलियो k में, है ना। 11k का जो तूने होल स्क्वायर निकाला जो कि मीन है, इसको हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करा। और मैं यहां बार बार बोल रहा हूं k की वैल्यू डाल लियो, भूलना मत। मैं तुम्हारा समय बचा रहा हूं कैलकुलेशन ना करके इस वीडियो में, ठीक है ना, ताकि तुम कर लो और तुम सीख पाओ, सीखने आए हो ना। तो ये मेरा बेटा वेरिएंस का आंसर हो जाएगा। बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मैंने तुझे सिखाया जो भी ये पहाड़ का आंसर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस का आंसर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कोई नया फंडा नहीं है। अगर ये सब मिला के 4 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये सब मिला के 9 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3। छुट्टी मेरा बेटा, ऐसे करना है। सो आई होप आपको इस सवाल से पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, मीन क्या होता है, सिग्मा xi pi। कुछ गलते ना कुछ बच्चे वेरिएंस में गलती करते हैं, वो xi pi स्क्वायर कर देते हैं। बेटा भूलियो मत, xi स्क्वायर pi है, x का स्क्वायर होगा और pi से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं बेटा। हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडम हो, जिसका जो आउटकम्स है, ठीक है, वो हम लोग क्वांटिटेटिवली लिख पा रहे हैं। उसकी जो हमारी डोमेन होती है वो सैंपल स्पेस होता है और जो रेंज होती है वो रियल नंबर्स होता है। कैपिटल एक्स से डिनोट करता है। कई सारे एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकाली रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझा कैसे बनता है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा xi pi, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको pi से मल्टीप्लाई करो, कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से ऐड करते चले जाओ। पूरा टेबल होना चाहिए। टेबल में pi का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस मीन का होल स्क्वायर या फिर सिग्मा xi pi का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार इस टेबल को बना दिया उसके बाद तो सब कैलकुलेशन है, 8वीं कक्षा की गुना भाग है। आई होप मेरा बच्चा ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको। और इसी के साथ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और खत्म कर दिया है। आशा करता हूं आपको पूरा का पूरा वीडियो में मजा आया और इंटरेस्टिंग लगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल संडे, आई थिंक परसों मिलेंगे, विद द बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग समझेंगे, क्या मकसद है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे आसानी हो रही है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपने एंजॉय करा और मैथमेटिक्स की ब्यूटी को समझा, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। अब इस वीडियो के बाद सवाल लगा लेना बेटा, जहां से मर्जी लगाओ, बट
PYQs वगैरह ट्राई कर लेना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बनने चाहिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया आप लोगों के साथ इस टॉपिक को पढ़ के। सी या, टेक केयर, बाय बाय।